अगर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख पर नजर डालें तो जिन कैंडिडेट्स को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खासकर असेंबली के इलेक्शंस के लिए चुना था, उनमें जिस थिंक टैंक की आप बात करें वैसे ही लोग शामिल थे। उनमें डॉक्टर्स थे, वकला थे, एजुकेशनिस्ट थे। अब इस नए जो थिंक टैंक की आप बात कर रहे हैं जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इस पर आप कुछ और रोशनी डालेंगे कि किस किस्म का थिंक टैंक होगा और इससे मिल्लत इस्लामिया को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए साहब, मैं आपकी बात से थोड़ा मुतफिक नहीं हूँ। वो इसलिए कि यकीनन हम काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे, मगर जिस तरह से हमको ताउन मिलना चाहिए था उन खुशहाल और पढ़े लिखे हजरात से, जिनको हम दानिश्वर कहते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इल्म हासिल किया, जिनका एक मुकाम है, उन लोगों को हमको ताउन की ज़रूरत है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि आप वो आए, हमारी रहबरी करें, हमको गाइड करें, हमको बताएं, क्योंकि हम तो एक सियासी जमात है, हम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और हम ये काम करते आए हैं। मगर मुस्तकबिल के प्रोग्राम के लिए, मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये लोग जिनको अल्लाह ने इनको काबिल बनाया, यकीनन उसमें मेहनत की, अल्लाह ने उनको काबिल बनाया, ये लोग आकर हमको प्रोग्राम दें। और हम बार बार मैं इनसे मुलाकात भी करता हूँ कि आप आइए और मैं एक ब्रिज कैसा काम करूँगा, आप आकर हमको बताइए कि भाई ये है, इस पर ये प्रोग्राम हम समझते हैं कि इस पर काम करने से हम मुसलमानों में तालीमी या समाजी या फिर माशियत के मैदान में हम इनको एक मुकाम दिला सकते हैं। तो यकीनन मैं और इनसे मुलाकात करूँगा, इनसे और ताउन हासिल करूँगा, इनके जो जरिए मशवरे रहेंगे उनसे हासिल करके इंशाल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक और अहम मुद्दा मुस्लिम रिजर्वेशन, इसको लेकर पिछले कई सालों से आप जद्दोजहद कर रहे हैं और आपको कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। आपके हिसाब से मुस्लिम रिजर्वेशन मुस्लिम मईशत को मजबूत करने में कितना अहम रोल निभा सकती है? अहमदुल्ला साहब, आप मेरी इस बात को याद रखिए कि आप और हम जो है 8 साल के बाद फिर मिलेंगे यहाँ पर, और 2004 से जो रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शुरू हुआ, हम 2018 में फिर मिलेंगे और आप खुद कहेंगे कि एक स्टोरी आप खुद करेंगे कि इसका असर कितना, इस रिजर्वेशन से मुसलमानों की सफ़ों में कितनी गुर्बत का खात्मा हुआ, कितने लोग रिजर्वेशन के ज़रिए से नहीं मालूम दुनिया के किस कोने में किस जगह पर नाम कमाएंगे, हिंदुस्तान कितना मजबूत हुआ होगा। याद रखिए कि सब चीज़ों को छोड़ दीजिए आप, मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनेगा। आज हिंदुस्तान अगर चाह रहा है कि चाइना से कम्पीट करें, आज सबसे बड़ा अगर हमको खतरा बोलिए या सबसे बड़ा हमारा कंपटीशन है तो चाइना से, और चाइना से मुकाबला करने के लिए हमारी इकोनॉमी कम से कम 11% डबल डिजिट में ग्रो होना है। और वो कब होगा? जब ये 25 करोड़ वाली आबादी को आप मजबूत बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। और वो ताकतवर कैसे होंगे? इनको रिजर्वेशन दीजिए। जब ये तालीम याफ्ता लोग मैदान में जाएंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, MBA, MCA, इनको नौकरियां हासिल होंगी, आप यकीन जानिए हिंदुस्तान एक बहुत ताकतवर मुल्क बनेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कौमी मफाद में है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, और इससे मुल्क बहुत मजबूत होगा। और जब मुल्क मजबूत होगा तो ज़ाहिर है मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा, मुसलमानों सफ़ों से गुर्बत का खात्मा होगा, मुसलमानों में एक शऊर बेदार होगा, मुसलमानों में जो पैरोकियल थिंकिंग जो ज़माना कहता है वो दूर होगा, मुसलमानों में जो डिस्ट्रस्ट है लोगों के ताल्लुक से वो ख़त्म होगा। आप जब किसी एक कौम को हर एतबार से उसको अगर आप ख़त्म कर देंगे, उर्दू को ख़त्म कर देंगे, मस्जिद के ताल्लुक से इस तरह के फैसले आएंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो यकीनन उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो पैदा होगा, उनमें एक शक, हमेशा वो सोचते हैं कुछ करने जाएंगे तो शक पैदा होगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि रिजर्वेशन मुसलमानों को मिले, ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, आसाम में, बिहार में। ये ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी मुसलमानों में, और वहाँ पर टैलेंट भी है। और अगर इन 3-4 रियासतों में अगर मुसलमान रिजर्वेशन मिलता है तो हिंदुस्तान की तरक्की का नक्शा बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश में आप लोगों की जो कोशिश थी वो कुछ हद तक कामयाब रही, 4% रिजर्वेशन मिल गया, हालांकि कुछ लीगल केसेस अभी भी बाकी हैं।
इसी मॉडल को, इसी आंध्र प्रदेश मॉडल को मुल्क की दूसरी रियासतों में लाने के लिए मुल्की सतह पर क्या कोशिश हो रही है? अहमद अली साहब, कौमी सतह पर हम तमाम मुस्लिम जमातों को, मुस्लिम तंजीमों को और इससे हटकर हम ख्याल जो तंजीमें, सियासी जमातें हैं, उनसे हम तमाम को मिलकर मुशावरत करनी चाहिए। आप देखिए कि बंगाल में रिजर्वेशन, यही रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वादा किया गया, तो ये बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। कल तक कम्युनिस्ट पार्टियां कहती थी कि मजहब के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, सब हम नहीं मानते उन चीज़ों को, हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात करते। आज उनकी सियासी मजबूरी है, यकीनन की सियासी मजबूरी, ये कोई मोहब्बत के नाते नहीं दे रहे कम्युनिस्ट, सियासी मजबूरी है, इसलिए कि उनके मुतबादिल एक जमात खड़ी हुई है, तृणमूल कांग्रेस। ये हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि जब ये पॉलिटिकल एजेंडे में बात शामिल हो गई और एक बार वो प्रूफ वहां पर हो गई एज अ पॉलिटिकल एजेंडा, अब हमारा काम है कि उसको हम आगे लेके जाएं। और मैं समझता हूं कि बंगाल के इलेक्शन के बाद हर सेकुलर सियासी जमात इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल करेगी, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको मुल्क में कोई बताएं मुल्क को कि भाई ये फिरका परस्ती नहीं है, कोई दस्तूर के खिलाफ नहीं है, ये कोई मुसलमानों की खुशामद नहीं है, ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का है। और इससे जो फिरका परस्ती का खात्मा होगा, जब एक 20 करोड़ की आबादी जब तालीम याफ्ता होगी, ताकतवर होगी माशी तौर से, समाजी तौर पे, तो यकीनन ये तमाम जो गैर जरूरी चीज़ें उसका खात्मा होगा। ये तो मुल्क के मुफाद में है। अब हमारा काम ये है कि हम इसको आगे लेकर जाएं।